हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल टाइम स्टडी विद आस्था। आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डेट इज़ थ्योरीज ऑफ सीजी। थ्योरीज ऑफ सीजी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीजी का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सो बेसिकली सीजी का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को रन करने के लिए जो भी आप रूल्स रेगुलेशंस या जो भी आप प्रिंसिपल यूज़ करते हो, वो प्रिंसिपल, वो रूल्स या वो प्रोसेसेस, वो सब ये इंश्योर करते हैं कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड और इंटरेस्ट सब कुछ फुलफिल हो रही है। सो बेसिकली सीजी आपके रूल्स और रेगुलेशन का एक सेट होता है। इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और बेसिकली हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी गवर्न की जा रही है, उसको हम सीजी बोल सकते हैं। सो सीजी इट रेफर्स टू द वे ए एंटिटी इज गवर्न। किस तरीके से आपकी कंपनी को गवर्न किया जा रहा है, कैसे कैसे रूल रेगुलेशन है आपकी कंपनी में। इट इज़ द एक्ट और मैनर ऑफ गवर्निंग द कंपनी। सीजी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट करो, सारे के सारे लीगल कंप्लाइंस आप कंप्लीट करें, रूल्स रेगुलेशंस यूज़ करो सारे के सारे। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, इसका मतलब ये भी होता है कि आप लीगल कंप्लाइंस तो कंप्लीट करें ही करें, उसके साथ साथ जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड और इंटरेस्ट को भी फुलफिल करो। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपकी कंपनी से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, दे आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो सीजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के ऊपर ध्यान नहीं देती है, वो सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर ध्यान देती है और वो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स लेके आती है जिसके कारण जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नीड और इंटरेस्ट फुलफिल हो सके इन अ बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट मैनर। सो जो सीजी है उसके 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, सेकेंड इज फेयरनेस, थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही होना। मैनेजमेंट जो भी रूल्स रेगुलेशंस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं उसके लिए मैनेजमेंट को आंसर देना पड़ेगा बोर्ड को, एंड बोर्ड को आंसर देना पड़ेगा आपके शेयर ओनर्स को। सो बेसिकली मैनेजमेंट इज अकाउंटेबल टू बोर्ड एंड बोर्ड इज अकाउंटेबल टू योर शेयर ओनर्स। सेकेंड इज फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब होता है कि आपको कॉर्पोरेट एंटिटी को इस तरीके से गवर्न करना है जो भी आपके शेयर ओनर्स के राइट है उनको कोई इफेक्ट ना हो। शेयर ओनर के राइट को बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट शेयर ओनर राइट। और जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हो चाहे वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो, उनको हमें एक तरीके का ट्रीटमेंट देना है। थर्ड इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो भी आपके मटेरियल मैटर्स है जैसे कि फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओनरशिप, उन सबको आप डिस्क्लोज करोगे इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। सो दिस इज योर ट्रांसपेरेंसी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आपके शेयर होल्डर के कुछ राइट होते हैं, आपको उसे रिकग्नाइज करना है और आपको कॉपरेशन इंकरेज करना है बिटवीन द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर। So accountability means management is accountable to board and board is accountable to shareholder. Fairness इस तरीके से corporate entity को govern करो कि जो आपके शेयर ओनर के राइट है उनको आप प्रोटेक्ट कर सको और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी शेयर होल्डर एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर, आप उनको इक्वली ट्रीट करो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपको सारे के सारे मटेरियल मैटर्स को डिस्क्लोज करना है इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है शेयर होल्डर के जो राइट है उन्हें रिकग्नाइज करो और कॉपरेशन रखो बिटवीन द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर्स। सो ये आपके सीजी के 4 पिलर्स हैं। जिस प्रकार घर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिलर्स की ज़रूरत होती है उसी प्रकार आपकी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये 4 पिलर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो सीजी है वो इसी के बारे में है, टू प्रमोट अबाउट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन द रनिंग ऑफ द कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरीज ऑफ सीजी। First is agency theory. Agency theory is based on the concept of separation of ownership and control. यहाँ पर ownership और control दोनों को अलग रखा जाता है, separate रखा जाता है। इस concept पे बेस है आपकी agency theory. So यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स होते हैं एंड एजेंट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर मैं बोलूँ तो मैनेजर्स होते हैं। शेयर होल्डर आपके ओनर होते हैं
एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो मैनेजर होते हैं वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। सो यहाँ पर शेयर होल्डर एजेंट को अपॉइंट करते हैं और उनको टास्क डेलीगेट करते हैं, और वैसे ही एजेंट जो है वो उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, सो डैट जो मैनेजर्स है वो उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर सके। शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। एजेंसी थ्योरी को शेयर होल्डर थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं वो शेयर होल्डर के बिहाफ में काम करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव अलग होता है और एजेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, और एजेंट को उसी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए। लेकिन एजेंट्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग होता है, वो अपनी पर्सनल वेल्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसके कारण दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण एजेंसी प्रॉब्लम अराइज होती है। और दिस इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी। प्रिंसिपल का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, एजेंट का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, जिसके कारण एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। और कई बार एजेंट्स जो है, जो फंड्स होते हैं उसका मिस यूटिलाइजेशन भी करते हैं। एक बार हम इसको ब्रीफली पढ़ लेते हैं। एजेंसी थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, सो डैट जो आपके एजेंट्स हैं, जो आपके मैनेजर्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव परस्यू कर सके। एजेंसी थ्योरी को शेयर होल्डर थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे ही काम करते हैं, डेट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। लेकिन कई बार आपके एजेंट्स का ऑब्जेक्टिव अलग होता है और शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। एजेंट्स का अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है कंपनी में, और वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं कंपनी में, जिसके कारण वो कई बार फंड का मिस यूटिलाइजेशन भी कर देते हैं। एजेंसी थ्योरी की प्राइमरी अजम्पशन ये है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है कंपनी में, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं टू इंक्रीज देयर पर्सनल वेल्थ एट द कॉस्ट ऑफ द शेयर होल्डर। सो दैट्स ऑल अबाउट एजेंसी थ्योरी। नाउ सेकेंड थ्योरी करते हैं, दैट इज स्टीवर्डशिप थ्योरी। स्टीवर्डशिप थ्योरी इज द अपोजिट ऑफ एजेंसी थ्योरी। जिस तरह एजेंसी थ्योरी में हम पूरी तरीके से आपके एजेंट्स के खिलाफ थे, उसमें हम आर्ग्यू करते हैं कि जो एजेंट्स होते हैं वो कई बार अपनी पर्सनल वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए या फिर अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं या फिर फंड का मिस एप्रोप्रिएट करते हैं। लेकिन जो आपकी स्टीवर्डशिप थ्योरी है, स्टीवर्डशिप थ्योरी आर्ग्यू करती है कि जो आपके एजेंट्स हैं वो सिर्फ एजेंट्स नहीं है शेयर होल्डर्स के, वो अच्छे स्टीवर्ड्स है कंपनी के, वो हार्ड वर्क करते हैं सो डैट वो कंपनी के प्रॉफिट को अचीव कर सके, कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके और शेयर होल्डर के रिटर्न को इंक्रीज कर सके। सो इट इज़ द अल्टरनेटिव ऑफ एजेंसी थ्योरी। इट रूल्स आउट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड ओनर्स। दिस थ्योरी आर्ग्यूज डैट कि जो आपके मैनेजर्स हैं या फिर जो आपके एजेंट्स हैं वो ट्रस्टवर्थी है और वो हमेशा मिस एप्रोप्रिएट नहीं करेंगे। आपके जो फंड्स है, जो इन्वेस्टर का फंड है, उसको मिस एप्रोप्रिएट नहीं करेंगे। दे आर द ट्रस्टवर्दी। दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट मैनेजर्स आर नॉट मर्ली द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, दे आर गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड दे वर्क हार्ड टू अटेन द हाई लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर रिटर्न। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं सो डैट जो आपके शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सके। स्टीवर्डशिप थ्योरी को ट्रस्टशिप थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एजेंट्स हैं उनको ट्रस्टवर्दी माना गया है और यहाँ पर आपके एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए नहीं है, बल्कि उनको जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको भी सस्टेन करके रखना है। सो एक बार हम ब्रीफ में पढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीवर्डशिप थ्योरी। जैसे हमने एजेंसी थ्योरी में पढ़ा था कि जो आपके एजेंट्स होते हैं वो कई बार आपके फंड्स को मिस एप्रोप्रिएटली यूज़ करते हैं क्योंकि इनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट होता है। उसके अनदर हैंड पे अगर हम देखें तो जो आपकी स्टीवर्डशिप थ्योरी है उसमें ये आर्ग्यू किया गया है कि जो आपके एजेंट्स होते हैं वो सिर्फ एजेंट्स नहीं होते हैं, दे आर द गुड स्टीवर्ड्स। वो अच्छे स्टीवर्ड्स हैं और वो शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए काम करते हैं। दे प्रोटेक्ट
and maximize the shareholder wealth, and they will help the shareholder to attain the high levels of corporate profit. शेयर प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. सो स्टीवर्डशिप थ्योरी पूरी तरीके से अपोजिट है आपकी एजेंसी थ्योरी में, जहां पर एजेंसी थ्योरी में ये आर्ग्यू किया गया था या फिर ये अजम्पशन मान ली गई थी कि जो आपके मैनेजर्स हैं वो हमेशा फ़ायदा ही उठाएंगे टू इंक्रीज देयर पर्सनल वेल्थ. ऑन द अदर हैंड स्टीवर्डशिप थ्योरी में ये अजम्पशन मानी गई है कि जो मैनेजर्स हैं वो एजेंट्स नहीं हैं, सिर्फ एजेंट्स नहीं हैं, वो कंपनी के अच्छे स्टीवर्ड्स हैं और वो मेहनत करते हैं सो डैट जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो सके और जो शेयर होल्डर का रिटर्न है वो इंक्रीज हो सके. सो दैट्स ऑल अबाउट स्टीवर्डशिप थ्योरी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट थ्योरी. स्टेक होल्डर थ्योरी का जो अप्रोच है वो थोड़ा ब्रॉडर है और इसका जो फोकस है वो वाइडर है. यहाँ पर हम क्या आर्ग्यू करते हैं कि कभी भी किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी चेंज्ड टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कंपनी. एजेंसी थ्योरी और स्टीवर्डशिप थ्योरी दोनों थ्योरी में हमने यही पढ़ा कि जो शेयर होल्डर का वेल्थ है उसको हम कैसे इंक्रीज करें. यहाँ पर हमने एजेंट्स को ट्रस्टवर्दी नहीं माना था, हम सोचते थे कि वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, और यहाँ पर हमने स्टीवर्ड्स माना था एजेंट्स को, और हमने ये अज्यूम किया था कि वो शेयर होल्डर्स के वेल्थ को इन्हेंस करने में हेल्प करते हैं. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. स्टेक होल्डर थ्योरी आर्ग्यू करती है कि कंपनी की वेल्थ को इंक्रीज करो, कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज करो, आपके शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. सो स्टेक होल्डर थ्योरी की अगर मैं आर्ग्यूमेंट की बात करूँ तो इसमें दो आर्ग्यूमेंट है. द फर्स्ट वन इज कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे चेंज कर दो. इट शुड बी चेंज्ड फ्रॉम मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कंपनी. एंड द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज जो ये थ्योरी है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है. इसका मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, उसी के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए टू योर स्टेक होल्डर्स. नाउ स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स आर द पर्सन्स जो कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, लाइक सप्लायर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी, एम्प्लॉयज, मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इस थ्योरी का मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हम पहचान नहीं पाते कि हु आर द जेन्युइन स्टेक होल्डर्स. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है इस थ्योरी का. सो दैट्स ऑल about your stakeholder theory. That's all for today. If you have any doubt regarding the topic, ask me in the comment section. I will upload the video according to your problems and queries. Don't forget to subscribe the channel, like the video. Thanks for watching.